चलो, we are starting with a chapter called Valuation of Equity. Valuation of equity. Okay. So, there is no chapter called Valuation of Equity in your portion as such. Then what is the name of the chapter? The name of the chapter is Security Analysis. I am talking about your institute. You should know the names also, na? The name of the chapter is Security Analysis. In the Security Analysis chapter, they have talked about three types of securities. Number 1, equity. Number 2, bonds. And number 3, convertibles. Okay, so they have talked about 3 types of securities. Each one of them is so damn important and so vast. I cannot go, because I used to teach security analysis together. It used to take around 1.5 months, maybe more, in order to complete. The students used to get very irritated because of that. खत्म ही नहीं हो रहा है यार ये. तो अभी what I have done, and then from the discipline point of view, both of them are completely separate topics only. So what I did, I broke them into 2 parts. Number 1, equity valuation. Number 2, bond valuation. And कहीं दोनों में कहीं ना कहीं पढ़ा देती हूँ तुम्हारा ये तो convertibles. तो वो इतना बड़ा इशू नहीं, ताकि दोनों 3 हफ्ते में खत्म होता है, आराम से अपने कंफर्टेबल रहते हैं, वो बात है. अब now, going ahead, the first thing that I want to tell you is that all your topics, for example, if I name equity, then bond, then forex, then derivative, then portfolio, then M&A, all of them, yes, these are financial assets. Equity एक asset होता है, bond एक asset होता है, financial assets हैं ये सारे. Forex, foreign currencies, then derivatives में futures, options वगैरह. उसके बाद M&A, merged entity is also an asset. तो हम ultimately क्या पढ़ रहे हैं? Valuation in every chapter. Here you are doing valuation of equity. Next chapter you will do valuation of bond. Then in the M&A chapter you will study कि भाई अगर 2 कंपनी merge हो गई हैं तो इनकी merged value कितनी होनी चाहिए. Why? जो लेमैन होता है वो बाहर जाके कोई भी चीज ऐसे ही खरीदता है, वो ये नहीं सोचता कि इसके कितने पैसे होने चाहिए. तो लेकिन अगर अब तुम पढ़े लिखे हो और एक्सपर्ट हो तो तुम कोई भी पैसा किसी भी चीज के लिए देने के पहले तुम ये तो सोचोगे ना कि भाई इस चीज का मैक्सिमम वर्थ कितना हो सकता है, और वो पता लगाना, वो जो पता हम लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी और बॉन्ड और करेंसी और M&A और वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स. तो तुम देखो अलग अलग चैप्टर बन गए उस नाम से. तो अपने को काश कितना अच्छा शुरू में पता चल जाए कि हर चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. और फॉर एग्जाम्पल पोर्टफोलियो तुम पढ़ रहे हो तो पोर्टफोलियो में तुम निकाल रहे हो ना कि भाई पीछे पोर्टफोलियो ने कितना रिटर्न दिया. रिटर्न मतलब क्या? उसकी वैल्यू ना. रिटर्न मतलब क्या होता है? मतलब ये कितनी वैल्यू दे रहा है हमें. तो तुम पीछे कितनी वैल्यू दिया, उसके बेसिस पे आगे कितनी वैल्यू देगा, और जितनी वैल्यू मैंने सोची है ये तेरे लिए, उससे कितना डेविएट करेगा. मतलब मेरा जो एस्टिमेट है उससे वो कितना डेविएट करेगा. अगर मेरे बर्दाश्त के बाहर डेविएट करेगा तो मैं वो एसेट नहीं खरीदूंगी. वो बात होती है. तो ये सारी चीजें, हर आदमी का प्रोफाइल रिस्क और रिटर्न का अलग अलग होता है. तो वाइल यू आर वांटिंग टू बाय एनी एसेट, चाहे तुम मुझे ही पैसे दे रहे हो, एक वर्थ, दुनिया में कितनी भी अच्छी चीज हो उसका एक मैक्सिमम वर्थ तो होता ही होगा ना. अपन थोड़ी कुछ भी दे देंगे उसके लिए. तो वो जो मैक्सिमम वर्थ का हम पता लगाते हैं, दैट इज वैल्यूएशन. दैट वाज नंबर 1. नंबर 2, देन हाउ डू वी वैल्यू एनी एसेट. तो अगर सपोज करो कोई एसेट है तो सबसे पहले दिमाग में ये आना चाहिए, या तो मैं फॉर्मूला से चालू कर दूं या फिर तुमको बेस फाउंडेशन क्रिएट कर दूं. तो एक एसेट को तुम मैक्सिमम कितना पैसा दे सकते हो, मतलब हाउ मच यू वुड बी रेडी टू शेल आउट बाय. तो हाउ वुड यू थिंक ये चीज मुझे जिंदगी में आगे जा करके जितना ज्यादा मुझे कमा के देगी, अपन आज उसका उतना भाव देने को तो रेडी रहेंगे. अग्रीड ना. सो the first definition of valuation is the price or value of an asset is the present value of expected future
कैश फ्लोज, डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तुम्हें अपने पैसे पे मेरे स्टॉक के ऊपर में कितना रिटर्न चाहिए, वो तुम्हारा डिस्काउंटिंग फैक्टर बनेगा, और वो सेम नहीं होता। इसको लगता है मेरी कंपनी अच्छी है, तो इसका जो रेट ऑफ एक्सपेक्टेशन होगा वो कम होगा, लो रिस्क लो रिटर्न। लेकिन अगर इसे लगता है कि मैम का स्टॉक मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा रिस्की है, तो वो क्या, अगर वो 15 मांग रही है तो भी 15 में विल शी बी हैप्पी और शी विल आस्क फॉर मोर, शी विल आस्क फॉर मोर। नाउ what I'm going to give you an example, that suppose she expects a rate of return of 10% from my stock, so she is ready to pay 100 rupees. Possible? She is expecting a rate of return of 12%, she is ready to pay 83 rupees. Possibly. How these are coming, I'll show you later on. 83 rupees. अब समझो कि मार्केट में भाव ना तो 100 रुपया है और ना 83, 90 है। समझ में आ रही है बात? तो ये कितना देने को तैयार है 12 कमाने के लिए? 83 देने को तैयार है, बराबर है। और ये कितना देने को तैयार है? ये बोलती मैं 100 तक देने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मार्केट में भाव क्या चल रहा है 90 का, तो इसके पर्सपेक्टिव से स्टॉक अंडर वैल्यूड है और इसके पर्सपेक्टिव से स्टॉक, एंड दैट इज व्हाई द लैंग्वेज विल बी ऑलवेज द स्टॉक इज रिलेटिवली ओवरवैल्यूड, इट्स नॉट एब्सोल्यूटली। हर इंसान का देखने का तरीका, नजरिया अलग अलग होता है जिंदगी में। एक बार एक बच्चा मेरे को बोल रहा था कि मैम आपको लगा कि मुझे ये चीज खरीदनी चाहिए, मुझे क्यों लगा कि बेचना चाहिए? इट्स अ वेरी नाइव इनोसेंट क्वेश्चन, बट इट स्टिल इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसका मतलब कुछ लोगों को लगता है कि वो चीज ऊपर जाएगी तो वो खरीदने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोगों को लगता है क्या वो चीज नीचे जाएगी तो वो क्या करते हैं, बेचने में विश्वास रखते हैं। एंड दैट इज वाई वी हैव बायर्स एंड सेलर्स बोथ इन द मार्केट। अगर ऐसा होता कि तुम सबको यही लगता कि चीज ऊपर ही जाएगी, उस केस में सब लोग क्या करते, खरीद रहे होते, मार्केट में खाली बायर्स होते या खाली सेलर्स होते। ऐसा होता है क्या? लेकिन हर मार्केट में बेचने वाला भी है और खरीदने वाला भी है। इसका मतलब ये सारी चीजें परसेप्शन के ऊपर चल रही है, करेक्ट? तो ये दिस इज द बेस ऑफ वैल्यूएशन एक्चुअली। ओके, सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट राइटिंग थोड़ा थोड़ा। यस, so point number 1, the price or value of an asset is the present value of expected future cash flows discounted at investors required rate of return. Discounted at investors required rate of return. Okay, so now it is a very big chapter. Equity is not a small chapter to say with. ये बहुत बड़ा चैप्टर होता है और सब्जेक्ट ऑफ स्टडी भी बहुत वास्ट है ये। तो कैसे वैल्यूएशन करेंगे? ऐसे रैंडमली नहीं कर सकते। हर एसेट को वैल्यू करने के लिए कुछ एक्सपर्ट्स ने, इकोनॉमिस्ट ने मॉडल सजेस्ट करे हुए हैं। तुमने एक नाम तो जरूर सुना होगा, गॉर्डन मॉडल। तो ऐसे ही हर चैप्टर में यू विल कम अक्रॉस सम मॉडल्स। तो उस मॉडल को यूज करके जो तुमको वैल्यू मिलेगी वो हर तरीके से सही नहीं होगी, बिकॉज एक अगर मॉडल के बारे में बात तुम कर रहे हो तो वो मॉडल किसी एक चीज पे फोकस करेगा और बाकी चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा। बिकॉज जहां तक वेरिएबल की बात हो रही है, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन कीप ओनली वन फैक्टर एज वेरिएबल, रेस्ट ऑफ देम हैव टू बी केप्ट कांस्टेंट। तो अभी व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि अब वहां पे तुम सोचोगे कि कैसे वैल्यू, यही चीजें यूज करते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं कि कई मॉडल से वैल्यू निकालते हैं। एक मॉडल ने एक चीज ली, दूसरी चीज छोड़ दी, दूसरे मॉडल ने दूसरी चीज ली, तीसरी को छोड़ दिया। तो ऐसे कर करके 5-6 मॉडल से एक वैल्यू निकाल लिए जहां मोटा मोटा सब टेकन केयर ऑफ है, और उसके बाद एवरेज वैल्यू निकाल लिया।
वी कैन कंप्यूट एन एवरेज वैल्यू. दैट्स अ गुड मेथड एक्चुअली. ओके, सो प्रैक्टिकली भी यही मॉडल यूज, लेकिन तुम्हें मैनुअली करने को कभी नहीं आएगा अगर तुम गए इस फील्ड में. तो वो सॉफ्टवेयर्स बने हुए रहते हैं, हमें सॉफ्टवेयर सिर्फ डेटा फीड करना होता है और आंसर बाहर आता है. लेकिन कितना अच्छा होगा अगर तुम्हें वो जो सॉफ्टवेयर का जो बेस है अगर तुम्हें वो भी पता होगा तो तुम थोड़ा मैनिपुलेट भी तो कर सकते हो फिर अपने हिसाब से. ओके, देन यू विल नॉट बिहेव लाइक अ क्लर्क, यू विल बिहेव लाइक अ एनालिस्ट. ओके, इन द ये जो रिसर्च रिपोर्ट आती है ना एनालिस्ट की, उसमें भी यही मेथड्स यूज होते हैं. वो जो रिपोर्ट बनती है वो भी इसी मेथड पे बनी हुई रहती है. और लास्ट में डिस्क्लेमर रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल, ऑन द बेसिस ऑफ ये मॉडल वो मॉडल, वी हैव अराइव्ड एट दिस वैल्यू. तो बेसिकली व्हाट यू आर स्टडिंग इज क्वाइट एप्लीकेबल इन द प्रैक्टिकल फील्ड ऑल्सो. ओके, नाउ नंबर 2. सो द सेकेंड स्टेप इज अ वेरी नेचुरल थिंग विच आई कीप ऑन डूइंग इन एवरी चैप्टर. क्या क्या पढ़ना है वो पहले पता चले, एंड देन गो वन बाई वन. देन पॉइंट नंबर 2. This topic can be broadly studied under following headings. Okay, so I'll divide them into broadly 4. The first one is discounted approach. Discounted approach. Again, I divide this into 2. One is called dividend discount model, dividend discount model, DDM, and this is free cash flow approach. Okay, now the question is कि why discounted approach has been segregated. Everything has a question. ये क्यों, कहाँ, कैसे. Why discounted approach has been segregated into 2 parts, dividend discount model and free cash flow approach. I give an example. Suppose करो कि किसी कंपनी का हम 100 शेयर खरीदते हैं. तो अगर तुम कंपनी के 50 शेयर खरीदने वाले इन्वेस्टर हो तो तुमको सच में एक्चुअली मतलब होता है कि मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी कैसे चलेगी, मार्जिन कितना बना रहा है, एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, धंधा कितना आया एंड ऑल दैट. डू यू रियली वरी अबाउट दोज थिंग्स? नो. तुम्हें सिर्फ 2 चीज़ों से मतलब होता है, मेरे को डिविडेंड कितना मिलेगा और मेरी कंपनी का स्टॉक कितने में बिकेगा. करेक्ट? सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल प्राइमरीली फोकस ओनली ऑन डिविडेंड एंड द प्राइस. So this model is very well suggested for retail people. But if you are wanting to buy a stake in a company, would you still be bothered about dividends only? No. Ultimately, if you are buying a stake, then you will be part of the management and you will only decide how much the dividend will be. तो फिर तुम्हारी नजर चली जाती है इस बात पे कि भाई मार्जिन कितनी होगी, मतलब धंधा कितना आएगा, हार्ड कैश कितना कमाएंगे, पैसा कितना बचेगा. एंड दैट इज व्हाट इज फ्री कैश फ्लो अप्रोच. सो कैन वी राइट रिटेल अप्रोच एंड M&A अप्रोच. फर्स्ट वन इज व्हाट रिटेल अप्रोच, सेकेंड वन इज व्हाट फॉर मर्जर एंड एक्विजिशंस. सो वी कैन राइट डाउन हियर रिटेल अप्रोच. And this one is for mergers and acquisitions. Then the next one is relative valuation model. Relative valuation मॉडल. देन यू हैव कंपैरेबल फर्म्स, एक ही नाम है, कंपैरेबल फर्म्स अप्रोच.
and or we also call it multiples model. Multiples model. Then you have residual valuation model, or we also call it EVA and MVA. I'll give you the full form when we are doing the model, because we have lesser of a space. If we try to write everything, it will be a mess. And the last one is net asset method. Have you heard of net asset method? Liquidation method. कंपनी अगर बिकने को हो गई है, कंपनी को बंद करने का टाइम आ गया, तो क्या करेंगे? उसमें कैश फ्लो जनरेटिंग एबिलिटी तो खत्म हो चुकी है, तो सारे एसेट को ले जाके बाजार में बेचो, जो पैसे आएंगे सारे डेट वालों का पैसा चुकाओ, और जो पैसे बच गए चुकाने के बाद अगर बचे तो सारी इक्विटी में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दो. सो नेट एसेट्स मेथड. आई हैव नॉट सीन एनी क्वेश्चन ऑफ नेट एसेट मेथड इन योर पोर्शन टिल नाउ एज सच, बिकॉज आई थिंक दैट वुड बी टेकन केयर ऑफ इन योर FR पेपर. बट मैंने मॉडल के नाम सारे लिखे हैं ताकि तुमको एक बर्ड्स आई व्यू मिलेगा कि भाई ये पढ़ना होता है हमें.